ना देखो, अनुमान का सिद्धांत जैसा कि हमने सेम वन में भी इसको पढ़ा हुआ था। अनुमान को बताते हुए बताया गया है कि अनुमान वो ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान यहाँ प्राप्त किया जाता है। यानी अनुमान प्रत्यक्ष पर आधारित है। जैसे सवेरे उठते हैं और सवेरे उठ करके बाहर जमीन का गीला होना, जब गीला रहता है तो हम ये अनुमान करते हैं कि रात में बारिश अवश्य हुई होगी। तो प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान किया जाता है, प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त करना, यही अनुमान है। केशव मिश्र अनुमान के बारे में बताते हैं। ये न्याय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े तर्कशास्त्री और प्रसिद्ध तर्कशास्त्री हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तर्क भाषा, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये नहीं अनुमीयते तद अनुमानम, अर्थात जिससे अनुमिति होती है उसे ही अनुमान कहते हैं। आगे फिर ये कहते हैं कि अनुमिति होती कैसे है, तब ये बताते हैं कि लिंग परामर्शेन चानुमीयते, तो लिंग परामर्शोनुमानम, अर्थात लिंग परामर्श से अनुमिति होती है, अतः लिंग परामर्श ही अनुमान है, लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। तो प्रथम ये कहते हैं जिससे अनुमिति होती है। अनुमिति क्या है? ज्ञान है, प्रमा है, और उसका साधन अनुमान है। कहते हैं जिससे अनुमिति होती है उसे अनुमान कहते हैं। और अनुमिति क्या है? तो कहते हैं कि लिंग परामर्श अनुमिति है, लिंग परामर्श से ही अनुमिति होती है, इसलिए लिंग परामर्श को ही अनुमान है। आगे केशव मिश्र फिर बताते हैं कि स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एव करणम, अर्थात स्वार्थानुमिति और परार्थानुमिति दोनों का कारण लिंग परामर्श ही है। हमने देखा था ना कि अनुमान का दो प्रकार है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। तो ये जो स्वार्थानुमान से स्वार्थानुमिति होती है और परार्थानुमान से परार्थानुमिति होती है, और इन दोनों का ही जो कारण है वो लिंग परामर्श है, और इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है, लिंग परामर्श को ही अनुमान कहा जाता है। तस्मात् लिंग परामर्शोनुमानम, यानी तदलिंग लिंग पूर्वकम, अर्थात ऐसा कह दें कि किसी भी हेतु या लिंग के ज्ञान से उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी का ज्ञान अनुमान है। धारण करने वाले किसी भी हेतु या लिंग के ज्ञान से उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी का ज्ञान अनुमान है। एक और तर्कशास्त्री है अन्नम भट्ट, ये सब कूट जरूर करना है। अन्नम भट्ट भी अनुमिति के करण को अनुमान कहते हैं। उन्होंने कहा कि अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति का जो करण है वो अनुमान है। आगे गौतम मुनि है, न्याय दर्शन के प्रणेता इन्हें ही कहा जाता है। कहा जाता है कि न्याय दर्शन का प्रारंभ गौतम मुनि से ही हुआ है ना। तो इन्होंने बताया कि तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक, अर्थात प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान होता है अनुमान, प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान का ज्ञान होता है। तो इस तरह से यूं कहें कि अनुमान अपनी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष पर आश्रित है, प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान का ज्ञान होता है, और अनुमान में विषयों का साक्षात्कार नहीं होता है। हम जिस विषय का ज्ञान हमें होता है वो विषय हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है अनुमान में, इसलिए अनुमान जन्य ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, इमीडिएट नॉलेज कहते हैं। ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है बल्कि परोक्ष ज्ञान है। अन्नम भट्ट, उन्होंने अनुमान को परामर्श जन्य ज्ञान कहा है। परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, यानी अनुमान जो है वो परामर्श के आधार पर होता है, परामर्श जन्य ज्ञान है अनुमिति। अन्नम भट्ट ने फिर बताया है
कि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्श है, अर्थात जो परामर्श है वो व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान को कहते हैं। हमने कहा ना कि अनुमान परामर्श जन्य होता है, तो एक प्रश्न उठा कि परामर्श क्या है, तब कहता है कि व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्षधर्मता है वही परामर्श है। यानी अब यह कैसे होगा, तो इसको समझिए कि अग्नि से विशिष्ट, अग्नि व्याप्ति है ना, अग्नि व्याप्ति से विशिष्ट धूम के पक्षधर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। कहते हैं ना जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो अग्नि धुआं में व्याप्त है ना, धुआं रहेगा तो अग्नि रहेगा। तो अग्नि की व्याप्ति से विशिष्ट धूम का जो पक्षधर्मता ज्ञान है, यानी अग्नि के साथ धुआं होना, धुआं के साथ अग्नि होना, ये जो विशिष्ट ज्ञान हुआ, पक्षधर्मता ज्ञान हुआ, यही परामर्श है। कैसे? कहते जथा जथा वहनी व्याप्य धूमवानयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्शः, यानी अग्नि का व्याप्ति विशिष्ट व्याप्य धूम का अधिकरण आधार यह पर्वत है। धुआं है ना कि वहां पहाड़ पर धुआं है अथवा वहां अग्नि है, तो धुआं के साथ अग्नि है और इसका आधार क्या है, कहां पर है धुआं के साथ अग्नि, तो पर्वत पर। ऐसा जो ज्ञान हुआ ना, इसी को परामर्श कहेंगे। और उस परामर्श से जो उत्पन्न जो ज्ञान हुआ, उससे जो ज्ञान उत्पन्न हुआ कि पर्वत अग्निमान है, वही अनुमिति है। तज्जन्यम पर्वतो वहनी मानति ज्ञानम अनुमिति ही। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, पर्वत पर धुआं है अतः पर्वत पर अग्नि है, यही ना अनुमिति होगा। आगे अन्नम भट्ट पुनः कहते हैं कि व्याप्य पर्वतादि वृत्तित्वम पक्षधर्मता, अर्थात व्याप्य यानी साध्य अग्नि, अग्नि ही ना व्याप्य है वहां, अग्नि आदि की व्याप्ति से युक्त धूम आदि के पक्ष अर्थात पर्वत में रहने को पक्षधर्मता कहते हैं। यानी जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो ये अग्नि और धुआं कहाँ रहेगा, तो पर्वत में। तो ये जो व्याप्य की जो व्याप्ति से युक्त धुआं है, यानी अग्नि जो धुआं से युक्त है वो पर्वत में रहना ना, यही पक्षधर्मता है। तो व्याप्ति की जो विविधता है, तो ये तो अनुमान की बात हुई। अब व्याप्ति कई प्रकार का होता है और इस आधार पर अनुमान के कई प्रकार होते हैं। अनुमान के कई प्रकार बताए हैं भारतीय दार्शनिकों ने। और अनुमान की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, तो अनुमान की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहाँ विषय ज्ञान संदेहजनक हो, जहाँ कोई संदेह हो, जहाँ किसी भी प्रकार का संदेह हो, वहीं पे अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी। अगर संदेह नहीं होगा तो अनुमान करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, अनुमान करना आवश्यक होगा ही नहीं। संदेह रहेगा तभी अनुमान करने की आवश्यकता होगी। इसलिए कहते हैं कि अनुमान की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां विषय ज्ञान संदेह हो। अनुमान के 3 अवयव हैं, पक्ष, साध्य और हेतु। पक्ष क्या है, तो पक्ष अनुमान का वह अवयव है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। हम पक्ष के संबंध में ही अनुमान करते हैं ना, पर्वत के संबंध में अनुमान करते हैं कि पर्वत पर अग्नि है। तो अन्नम भट्ट कहते हैं संदिग्ध साध्यवान पक्ष, अर्थात जहां पर साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। साध्य क्या है, तो अग्नि, धुआं अग्नि, पर्वत में साध्य अग्नि होगा ना। तो जहां आग के होने का संदेह हो, संदेह कहाँ है, पर्वत पर होने का संदेह है, तो पर्वत यहाँ पक्ष होगा, क्योंकि वहीं के बारे में हम अनुमान करेंगे। क्योंकि पर्वत पर धुआं दिख रहा है तो वहां अग्नि है कि नहीं, कहते अतः वहां पे संभवतः अग्नि है। तो यहाँ पर्वत पर संदेह हो रहा है, इसलिए पर्वत को पक्ष कहेंगे। तो जहां पर साध्य का संदेह होगा, जहां अग्नि के होने का संदेह होगा, उसे पक्ष कहते हैं। और जहां साध्य का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं, अर्थात निश्चित साध्यवान सपक्ष है। अब जब ये निश्चय हो जाए ना कि हाँ पर्वत पर अग्नि है, तो ये अगर निश्चय हो जाएगा तो उसको
सपक्ष कहेंगे। और जहां पर साध्य के अभाव का निश्चय होगा, निश्चित साध्याभाववान विपक्षः, जहां ये निश्चित होगा कि वहां अग्नि नहीं है, तो उसको विपक्ष कहेंगे। ठीक है? पक्ष मतलब वहां पर उसका संदेह है, और सपक्ष मतलब निश्चय हो गया कि वहीं है, और विपक्ष मतलब ये निश्चय हो गया कि वहां नहीं है। और पक्ष के संबंध में जो भी सिद्ध किया जाएगा उसे साध्य कहते हैं। यहाँ पक्ष अर्थात पर्वत के संबंध में हम क्या सिद्ध करते हैं, ये कि पर्वत पर अग्नि है, तो ये साध्य होगा। और जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है उसे हेतु कहते हैं। तो यहाँ पर्वत में अग्नि अर्थात पक्ष में साध्य, पर्वत पक्ष है और अग्नि साध्य है, तो पर्वत में अग्नि होना ये किसके द्वारा हम बता रहे हैं, धुआं के द्वारा, है ना, क्योंकि वहां धुआं है अतः वहां अग्नि है, तो ये धुआं जो है वो हेतु हो जाएगा। जिसके द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है उसे हेतु कहते हैं। ये तीनों बातें आई समझ में, पक्ष, साध्य और हेतु। जहां साध्य का होना सिद्ध किया जाता है, जिसके संबंध में हम कोई बात कहते हैं, जहां पर कोई ज्ञान का संदेह है उसको पक्ष कहेंगे। पक्ष में दो बातें हैं, जहां एक निश्चित हो गया कि ये वहां है तो वो सपक्ष हो जाएगा, और जहां ये निश्चित हो गया कि वो नहीं है तो वो विपक्ष हो जाएगा। और पक्ष के संबंध में जो सिद्ध करेंगे वो साध्य होगा, और जिस माध्यम से सिद्ध करेंगे उसे हेतु कहेंगे। अब अनुमान के ये जो तीन पार्ट है, पक्ष, साध्य और हेतु, अगर पाश्चात्य तर्कशास्त्र को देखो, वेस्टर्न लॉजिक में, तो वहां तीन वाक्य है, निष्कर्ष, लघु वाक्य और बृहद वाक्य, बिल्कुल इसके अनुरूप ही है। वहां पक्ष, साध्य और हेतु को वहां क्रमशः लघु पद, बृहद पद और मध्यवर्ती पद कहते हैं। वहां हमारे यहाँ जो पक्ष है, पक्ष को वहां लघु पद कहा जाता है पाश्चात्य तर्कशास्त्र में, और साध्य को बृहद पद और हेतु को मध्यवर्ती पद कहा जाता है, और उसके ही जैसा यहाँ पे है। अब हमने बात की थी अनुमान के प्रकार की, तो प्रथम दृष्टतया प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान के दो प्रकार हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान।